पहला प्रश्न है, वर्क लाइफ बैलेंस और कैरियर। माँ को बहुआयामी कहकर सभी तरह के कार्यों को करने की अपेक्षा करना कहाँ तक उचित है? माताएं नौकरी, घर, बच्चों की जिम्मेदारी और खुद के विकास के बीच संतुलन कैसे बनाएं ताकि शांति और संतुष्टि मिल सके? सभी प्रश्नों को, क्योंकि बहुत सारे 328 प्रश्न आए थे, तो हम लोगों ने जैसे नाम नहीं है ना, 10-15 प्रश्नों को लोगों का मिला करके तो सामूहिक पूछा। नाम है जी, मैं बोला सांगा, पूछने वाले कौन है? एक इसमें मेजर सीमा कौशिक शर्मा, ममता त्यागी जी, सुषमा यादव जी, प्रियदर्शनी राहुल और सुधिधा गौतम। तो पहले अंश का तो मैंने उत्तर दे दिया कि 18 के 18 काम उसको ही देना 18 था, इसलिए ये नहीं करना चाहिए। अभी ज़माना है कि काम बांट लेना चाहिए, एक टीम के नाते सारा परिवार मिलके करे तो ये संभव है। अब शांति और संतुष्टि तब मिलती है जब हम जो करना चाहते वो हमको करने को मिलता है। तो आपने जो बताया, नौकरी, घर, बच्चों की जिम्मेवारी, खुद का विकास, और भी काम जुड़ सकते हैं इसमें प्राथमिकता हमको तय करनी पड़ेगी। और वो प्राथमिकता तय करते समय हम जो भी करेंगे उससे हमारे आसपास शांति बनी रहे, इसकी चिंता करनी पड़ेगी। यानी अपने परिवार का ध्यान रखते हुए, और प्रथम बात कौन सी है उसको अधिक समय, दूसरी बात कौन सी है उसको अधिक थोड़ा कम समय, आखिरी बात कौन सी है वो शायद हो भी ना सके तो भी समाधान मानना, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। क्योंकि परिवार के बिना, यानी परिवार के सुख के बिना माता को शांति मिल नहीं सकती। प्रयत्न करके देखा है पश्चिम में, लेकिन वो नहीं हो सकता। स्त्री मुक्ति वाला जो आंदोलन चला, उसके पहले अवस्था में यही बात थी कि कुछ नहीं, हमारा कोई संबंध नहीं, हम अपनी मनमानी करेंगे। उसके प्रवर्तक ने ही दूसरे अवस्था में ये लिखा कि ये हमारा गलत हो गया, और उसके कारण 2 पीढ़ियां हमने खराब कर दी। अब उसका तो कुछ नहीं कर सकते, लेकिन आने वाले नई पीढ़ी को और उचित रास्ता मिले, इसलिए मैं नया पुस्तक लिख रही हूँ। लेकिन उसमें भी कुछ अपूर्णता रही, तो ऐसे उनके 5 दौर हो गए। हर दौर में वो सुधार करती है और स्त्री मुक्ति से स्त्री शक्ति की ओर मुड़ती है। परिवार चाहिए ऐसा कहती है और अपने विचारों की तरफ आती है। इसलिए मेरा कहना है कि ये सब देखना, उसी समय परिवार ने ये देखना चाहिए कि इतने सारे दायित्वों के नीचे उनका अपना मन, उनकी अपनी आकांक्षा, ये उसको घुटन न हो, वो मर न जाए। कैसा अवसर हम दे सकते हैं ये सारा करने के लिए, ये परिवार ने भी सोचना चाहिए। इसलिए मैंने कहा कि दोनों का प्रबोधन आवश्यक है। और जब संस्था एक संगठन करेंगे प्रबोधन तब करेंगे, लेकिन अपने घर से आप प्रारंभ कर सकती हो, क्योंकि कड़वी गोली कैसे खिलाना प्रेम से वो आप जानती हो। तो शुरू कीजिए तो धीरे धीरे वातावरण बदल जाता है, और फिर इसकी प्रायोरिटी निश्चित करके हम उसको कर सकते हैं। हमारा दूसरा प्रश्न है, संस्कार, संस्कृति और पारंपरिक मूल्य। आधुनिक समय में हम अपने बच्चों को भारतीय संस्कार, परंपरा और पारिवारिक मूल्यों से कैसे जोड़ें ताकि वे अपनी जड़ों से जुड़े रहें? प्रश्न पूछा है आभा चौधरी जी ने, अन्नू बहनल जी ने, जागृति सिंह जी ने, डॉक्टर भारती मिश्रा जी ने, संगीता पाटिल जी ने। तो ये सब देने का एक ही तरीका दुनिया में है, दूसरा नहीं है। क्योंकि मूल्यों से जोड़ना यानी मूल्यों का आचरण होना। मूल्यों पर निबंध लिख सके इससे कोई फायदा नहीं है। जो मूल्य है उसको व्यवहार में लाएं, तो उसके लिए आदत बनानी पड़ती है।
तो आदत बनाना, उसके लिए किसी को उदाहरण होना पड़ता है, और उदाहरण जिसका है वो आप तो हो, अपना हो, ऐसा उसका संबंध होना पड़ता है। तो हमारे एक संघ के कार्यकर्ता थे, उन्होंने 11वीं 12वीं के बच्चों को प्रश्न पूछा, नाइट हैज मेनी स्टार्स बट डे हैज ओनली वन, स्टिल डे इज ब्राइटर देन नाइट, वाई? तो उत्तर एक ही है कि सूर्य स्वयं प्रकाशी तारा है, वो प्रकाश दे सकता है। रात को चंद्रमा देता है, लेकिन सूरज नहीं है तो अमावस्या रहती है। जब उसको मिलता नहीं उधार में प्रकाश, तो अमावस्या रहती है। सूरज की अमावस्या नहीं होती कभी, क्योंकि वो स्वयं प्रकाशी है। और दूसरा, सूर्य से भी बड़े बड़े हजारों प्रकाशमान तारे, लेकिन लाखों प्रकाश वर्ष दूर है, तो उनका प्रकाश आते आते एक टिमटिमान की रोशनी रह जाता है, और वो भी रोशनी 1 लाख साल पुरानी है। तो अभी जो देखेंगे वो 1 लाख साल पुराना है, अब क्या है पता नहीं। सूरज एक है कि 8.5 मिनट में उसका पूरा प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, इसलिए वो प्रकाश दे सकता है। यही तरीका है गुण उत्पन्न करना, जीवन में मूल्यों का आचरण उत्पन्न करना। इसके लिए उदाहरण चाहिए, आत्मीयता चाहिए। वो अनुकरण करने जाता है तब उसको ठोकरें लगती है। तो साइकिल सीखते सीखते गिर गई, इसलिए साइकिल सीखना छोड़ दिया, ऐसा न हो। गिरकर फिर उठे, प्रयास जारी रखे, एक दिन साइकिल सीख जाए। ऐसे ही मूल्यों के आचरण में कई प्रकार की ठोकरें लग सकती है, तब उसको संभालना, पथ पर अविचल रखना, ये भी काम करना पड़ता है। ये जब होता है घर के बड़ों से, तो अगले पीढ़ी के पास ये मूल्य जाते हैं। ये तरीका है। तीसरा प्रश्न है, सामाजिक विकृति और नैतिक अंकुश। सामाजिक रूप से स्वीकार्य परंतु नैतिक रूप से अस्वीकार्य व्यवहार का अंतर समझना हमारे लिए कितना आवश्यक है और समाज को इसे कितनी गंभीरता से लेने की आवश्यकता है। प्रश्न पूछा है अंजू वत्स जी, डॉक्टर सोनिका गुप्ता जी, डॉक्टर प्रियंका सचदेवा जी, राजेश्वरी जी और श्रेया वैजापुरकर। ये प्रश्न समझने में मुझे जरा कठिनाई हो रही है। उसकी जो नैतिक रूप से अस्वीकार्य है, वो सामाजिक रूप से स्वीकार्य हो सकता है। आपका कहना है कि वो समाज में चल रहा है बिना नीति या नीति का विचार। ऐसा हो नहीं सकता। समाज अगर चलना है तो नीति का विचार। नीति तब आती है जब एक से ज्यादा मनुष्य है। अगर दुनिया में मैं अकेला ही हूं तो मैं ये करूं अथवा न करूं, जो करना चाहिए वो न करूं, जो नहीं करना चाहिए वो करूं, क्या बिगड़ता है? मेरा बिगड़ेगा जो बिगड़ेगा। नीति की बात तब आती है जब हम दो है, और केवल दो है ऐसा नहीं, हम दो एक ही है, हम 100 एक ही है, हम 142 करोड़ एक ही है, हम कितने अब्ज है दुनिया में, वो सब एक ही है, और हम और हमारा पर्यावरण एक ही है। ये अंदर का एकत्व जब मन में रहता है, उसके आधार पर नीति बनती है। बिल्ली दूध पी रही, मैं हाथ में जो आता है फेंक के मारता हूँ, भाग जाती है। मेरा बच्चा दूध पीता है, वो फेंक के नहीं मारता नहीं हूँ उसको। ये क्यों है? तो जितना बच्चों के बारे में महत्व है, इतना बिल्ली के बारे में नहीं है। संत लोग हैं, वो तो कुत्ते के पीछे घी की कटोरी लेके दौड़ते हुए, केवल रोटी लेके भाग रहा है, सूखी खाएगा, घी लगा ले, क्योंकि उनका दायरा बहुत बड़ा है। तो अपनापन होना चाहिए, तब नीति बनती है। और नीति अकेले के लिए नहीं बनती, नीति पूरे समाज के लिए बनती है। और इसलिए जो नैतिक है वही सामाजिक व्यवहार है, ये ध्यान में रखना। सभी मातृशक्तियों से आग्रह है कि आप अपने स्थान पर बने रहें। कार्यक्रम के अंत में वंदे मातरम होगा और तभी आप स्थान छोड़ें। चौथा प्रश्न है, सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स एंड फेक नैरेटिव। सोशल मीडिया नैतिक रूप से गलत व्यवहार एवं अमर्यादित भाषा को सामान्य बना रहा है, जिसका दुष्प्रभाव समाज पर दिखाई दे रहा है। ऐसी स्थिति में एक अभिभावक के नाते बच्चों को कैसे बचाएं और उनसे भावनात्मक रूप से कैसे जुड़ें। प्रश्न पूछा है ममता शर्मा जी, डॉक्टर रेणु आर्या जी, शीतल बंसल जी ने, डॉक्टर संगमित्रा जी,
और प्रोफेसर नीलम राठी जी हैं। अब बच्चों से भावनात्मक रूप से कैसे जुड़ना, इसका ट्रेनिंग तो हमको आपसे लेना पड़ेगा, क्योंकि आप करती है ये। आप जो अपनापन देती है वो जन्म भर याद रहता है मनुष्य को। तो ये तो आपको प्रकृति ने दी हुई एक देन है ना, वत्सलता, वात्सल्य, वही है। तो आप कर सकती है, आप कर रही है। तो केवल संवाद जारी रखना चाहिए, तो बच्चों का मन समझ में आता है। बच्चा अपने साथ ऐसे जुड़ना चाहिए कि हमसे पूर्ण मुक्त होकर बात कर सके। सामान्यतः माता के साथ ऐसा होता है, वो रहना चाहिए। और बाकी जो सोशल मीडिया, अमर्यादा भाषा, अब इसका परिणाम समाज में दुष्प्रभाव दिख रहा है, लेकिन ऐसा भी दिख रहा है ना कि कुछ लोग इससे अलिप्त है। सब के सब भाग गए, ऐसा नहीं होता, बहुत सारे भाग गए, लेकिन इस आंधी में भी कुछ लोग हैं कि वो नहीं देखते, दिखा वही दिख रहा है तो देखना बंद कर देते, सोशल मीडिया को उपयोग कम कर। बच्चों में दिख रहे हैं लोग। ये अंतर क्यों है उनमें और अपने बच्चों में? क्या अंतर है, या जो भटक गए उनमें क्या अंतर है, इसका अध्ययन करना पड़ेगा। और वो अंतर होता है प्रवृत्ति का। प्रवृत्ति, जैसा मैंने कहा, पहले चरण में 3 साल तक आयु के, दूसरे चरण में 7 साल तक घर में घर के बड़ों के सानिध्य के कारण बनती है, उनके अनुकरण करके होती है। पांचवा तो एक मिनट, तो ऐसा हुआ कि एक बच्चा घर के अंदर ही पला बढ़ा, तो उसकी भाषा जैसे लड़का था और लड़की जैसी भाषा बोलता था, वो अच्छा नहीं लगा माताजी को, तो अपने भाई के पास भेजा। भाई पुलिस में था, तो फिर वो भाई के यहाँ 3 महीने रहकर जब वापस आया मामा के यहाँ रहकर, तो घर में आने के बाद पिताजी में क्या हाल चाल है, तो उसने कुछ पुलिसी भाषा में उत्तर दिया उनको। तब उनको समझ में आया कि ये बहुत ज़्यादा हो गया, ऐसी कथा है। या कभी ऐसा हम सुनते हैं फ़ोन पर अंग्रेजी सीखने के लिए, फ़ोन पर प्रशिक्षण लेने वाले में, उसको तो अंग्रेजी नहीं आई, लेकिन वो वहाँ का शिक्षक वो भोजपुरी सीख गया, ऐसा भी हमने सुना है। तो ये है कि ये सब है, लेकिन इसको नहीं देखना, ये हमको नहीं करना है। अभी फिल्मों में फॉर ओनली एडल्ट्स ऐसा आता है, तो इसका मतलब ये नहीं जी कोई कंटेंट है बच्चों के लिए खराब है, एडल्ट्स के लिए अच्छा है, ऐसा नहीं है। लेकिन उस कंटेंट से अप्रभावित रहने की क्षमता एडल्ट्स की होगी, ऐसा माना जाता है। वो भी नहीं रहते अप्रभावित, लेकिन माना जाता है। बच्चों की नहीं होती, ये निश्चित है। तो ये क्षमता उनमें विकसित करना, ये विवेक उनको देना। कई अपने यहाँ पर विदेश में लोग गए पिछले पीढ़ियों में, बिल्कुल तिलक गांधी जी के ज़माने से, तो वहाँ के मोहमय वातावरण में ही रहना है और स्वतंत्र है, कोई देखने वाला नहीं है। तो शराब की आदत है, महिला पुरुषों में जिस प्रकार का व्यवहार होता है उसकी आदत है, वो सहज ग्रहण कर सकते हैं। तो यहाँ से माताजी उनको शपथ लेके भेजती थी कि ये 2 बातें तुम नहीं करोगे, मांसाहार नहीं करोगे, ऐसा वहाँ की पत्नी नहीं करोगे। और उस एक माता के दिए आश्वासन, माता को दिए आश्वासन पर, उसके आधार पर ये लोग वहाँ गए और इन सब बातों से अनछुए वापस आए। ये क्या है? ये एक विवेक भरा उस समय, उस विवेक का प्रयोग करना अपने बच्चों को आना चाहिए। इसकी चिंता हम करेंगे तो फिर, और थोड़ी वो डिसिप्लिन लागू करनी पड़ेगी। बच्चों ने नहीं देखना चाहिए, इस भाषा को सुनना नहीं चाहिए, तो आप भी मत देखिए और आप भी मत सुने, क्या बिगड़ता है? हम करते हैं, बच्चे उसका अनुकरण करते हैं। हम अगर एक तरीका हम अपना कर चले, बच्चे उस तरीके में पलेंगे, बढ़ेंगे, उनकी प्रवृत्ति बनेगी। ये करना चाहिए। 5वां प्रश्न है महिला व पुरुष समन्वय। प्रश्न है, समाज में महिलाओं के प्रति पुरुषों की सोच और घर के संचालन में
उनकी भागीदारी कैसी रहे ताकि मातृशक्ति को बराबर का सहयोग और सम्मान प्राप्त हो। प्रश्न पूछा है अदिति तंदन जी ने, नीमा भगत जी, डॉक्टर रूबी मिश्रा जी, शिरीन खजूरिया जी और रूबिका लियाकत जी। वैसे तो उत्तर आ गया है मेरे भाषण में, लेकिन जैसा मैंने कहा कि पुरुषों का प्रबोधन ये भी मातृशक्ति जागरण के लिए समाज की आवश्यकता है, और वो जागरण कड़वी घुट्टी कैसे पिलाना वो आप जानती है, आप करोगी। यहाँ बैठे पुरुष वर्ग से भी मेरी विनती है कि थोड़ा इस तरफ ध्यान करिए, अपने से प्रारंभ करके अपने अपने घरों में वातावरण बनाइए। वो बनाना ही पड़ेगा, उसके बिना होगा नहीं। मातृशक्ति जहाँ सम्मानित होती है वहाँ देवताओं का वास होता है, ये वचन निरर्थक नहीं है। तो घर में बराबर की भागीदारी पहले थी, तो पुरुष कमा के लाता था और फिर सारी कमाई महिला के ताला चाबी में रहती थी, उसका बजटिंग वो निर्धारित करती थी। घर में भोजन में किसको बुलाना नहीं बुलाना वो निर्धारित करती थी, और आपस के परामर्श में से सारा घर चलता था। वो वातावरण फिर से लाना पड़ेगा। ये जो इंडिविजुअलिज्म बढ़ा है, मैं और मेरा का अहंकार, तो ये ईगो मैनेजमेंट ठीक से फिर से सिखानी पड़ेगी। वो समाज के द्वारा ही वो होता है, इसलिए वो करना पड़ेगा। छठवां प्रश्न है बच्चों की परवरिश और शिक्षा आज की प्रतिस्पर्धा और व्यस्त जीवन में माताएं किशोर बच्चों के भावनात्मक मुद्दों को कैसे समझें और उन्हें सही संस्कार कैसे दें। प्रश्न पूछा है दीपाली सिंह जी, दिव्या आर्या जी, डॉक्टर मीनाक्षी कौल जी और पुष्पा रानी जी ने। ऐसा है कि कुछ ढीला छोड़ना पड़ता है, कुछ खींचना पड़ता है। तो एकदम सब आपने बंद कर दिया, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं मानेंगे। लेकिन ये 3 बातें करो, ये एक बात मत करो, और 3 बातें करोगे 2 में मैं साथ रहूंगी तुम्हारे। प्रेम से अगर होता है तो फिर धीरे धीरे बच्चा ये सब विधि निषेध सीख जाता है, और केवल सीखता नहीं है, उसको इंटरनलाइज कर लेता अपनी इच्छा से। तो अब ये ज़्यादा बातें ही, इन सब बातों को आप जानती हो, क्योंकि माता ही ये सब कराती है, करती है, सिखाती है। इसमें समय लगाना, एक आयु तक बच्चों को पालन करना नज़र रखकर, ये बहुत आवश्यक है, और उस आयु के बाद उनको थोड़ा फ्री छोड़ना ये भी आवश्यक है। तो 12 साल तक, अपने यहाँ पहले एक श्लोक था ना, लालयत पंचवर्षानी दशवर्षंतु ताड़यत। तो 5 वर्ष तक सहन करो, उल्टा सीधा भी करे, समझाते जाओ, लेकिन सहन करो, लाड़ करो, उसके प्यार करो। फिर वो अश्योर्ड हो जाता है कि ये सब मेरे अपने हैं, मेरी गलती हो गई तो भी। उसके बाद उसको डिसिप्लिन लगाना, दशवर्षंतु ताड़यत। और 16 साल का हो गया तो उसके बाद मित्र के जैसा उसके साथ आचरण करना। ये 16 साल की लिमिट अब नीचे आ गई है, IQ बढ़ने, IQ नहीं बढ़ा, IQ बढ़ा है, उसके कारण वो 12 साल तक आ गई है। तो 12 साल तक बच्चा आपकी सुनेगा, मानेगा, प्रेम से सिखाएंगे, सीखेगा। उसके बाद थोड़ा उसको छोड़ो, खुला छोड़ो, बाहर जाएगा, दुर्व्यवहार करेगा, ठोकर लगेगी, रोते रोते घर में वापस आएगा, तो उसको प्रेम से सहलाकर शांत करना, भरोसा देना। फेल हो गया तो चिंता मत करो, तुम फेल हो गए तो भी तुम्हारे साथ हम हैं, ये सारा उसको मिलना चाहिए उस आयु में, तो फिर ये सारी बातें ठीक रहेंगी। उसके लिए प्रायोरिटी से बच्चों पर समय देना, ये करना पड़ता है, वो आप करें भी, ये मेरा विश्वास है। अगला प्रश्न है महिलाओं की स्वास्थ्य रक्षा की नीति। माताओं के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाने के लिए सरकार और समाज को कौन से मातृत्व अनुकूल कदम उठाने चाहिए। प्रश्न पूछा है डॉक्टर पूनम गोयल जी, डॉक्टर दीपशिखा गोयल जी, नीता जी, प्रतिभा बालियान जी, सीमा सिंह जी। तो सरकार के बारे में आपने पूछा है, तो यहाँ सरकार में जो है ऐसे लोग भी बैठे हैं, तो उनको मैं कहता हूँ कि इसका समुचित विचार करके
और अपनी नीतिगत कृति से उसका उत्तर दे। लेकिन कुछ बातें होती है नहीं, जैसे महिला कर्मचारियों के लिए सुविधाओं की एक रचना हर ऑफिस में चाहिए, ऐसा बताते हैं ना, इसका अभाव है। विद्यालयों में लड़कियों के लिए, जो मिश्र लड़के लड़कियां एक ही विद्यालय में पढ़ते हैं, उनके लिए कुछ अलग से सुविधाएं चाहिए। तो माताओं को मैटरनिटी लीव का विशेष प्रावधान करना पड़ता है, ऐसी कुछ आवश्यकता होती है। देहजनित जो प्राकृतिक अंतर है उसके कारण महिलाओं की कुछ आवश्यकता होती है, उसके लिए प्रावधान हर प्रकार की सेवा में चाहिए, उनके लिए सुविधा हर प्रकार की सेवा में चाहिए। कुछ होता है, कुछ के लिए करना पड़ता है, लेकिन होना चाहिए, ये तो सबको मान्य है, कोई इसका विरोध नहीं करेगा। थोड़ा सोचेंगे तो क्या बाकी है वो हो भी जाएगा। समाज को ये ध्यान में रखना चाहिए कि कुल मिलाकर महिला समाज ये अपना भी दायित्व है, ऐसा बाकी लोगों को मानना चाहिए। जैसे रास्तों पर कॉलेज की लड़कियां जा रही या लड़कियां जा रही और उनको तकलीफ देने वाले कुछ लोग हैं, तो तकलीफ देते रहते हैं और समाज देखते रहता है, कुछ करता नहीं। बस्ती में तरुण है तो उनके कारण बस्ती में महिलाएं सुरक्षित हो जानी चाहिए। कई वातावरण है, रात को 12 साढ़े 12 बजे सज धज कर महिलाएं निकलकर घूमकर आती है, ऐसा कहीं है। उसका कारण केवल सरकारी बंदोबस्त नहीं, उसका कारण वहां के समाज का स्वभाव ऐसा है। तो ये समाज को करना चाहिए, समाज को अपनी महिलाओं के ओर देखने की दृष्टि को बदलना है। जो पहले थी कि भाई मैं सीता जी के केवल पायल पहचानता हूं, बाकी नहीं पहचानता हूं, क्योंकि मैंने कभी आंख उठाकर उनका चेहरा नहीं देखा, ये उड़ती थी अपने समाज में। अब है कि कैसा देखते, अब मुझे वर्णन करने की आवश्यकता नहीं, वो बदलना पड़ेगा, तो ये सुरक्षितता अपने आप आएगी। उसके लिए संस्कार आवश्यक, उसके लिए हमने महिलाओं को क्या माना है ये समझने की आवश्यकता है और समझकर बताने की आवश्यकता है। तो हम सभी का काम है, ये हम करने लगेंगे तो समाज के ओर से महिलाएं सुरक्षित हो जाएगी। समाज से उनकी यही अपेक्षा है कि समाज उनको सुरक्षित करे। वो कर सकती है अपने आप को, लेकिन समाज का दायित्व है तो उन्होंने ऐसा करना चाहिए। वो लड़ने के लिए तैयार है आक्रामकों से, लेकिन समाज आक्रामक न बने, बिना लड़ाई के काम चल जाए। तो ये ऐसी बातें समाज को करनी है, सरकार को कुछ करनी है। अगला प्रश्न है राष्ट्र निर्माण और सामाजिक भूमिका। अरे ये एक रह गई, कुछ महिलाओं की समस्या एनीमिया जैसी रहती है, विशेषकर महिलाओं के लिए है। वो होती है ध्यान में रखकर परिवार ने भी, और अगर सरकार का संबंध ये आता है फैसिलिटीज में, तो उन्होंने भी इसका एक एंटिसिपेशन करके उसकी व्यवस्था पहले से करनी चाहिए, ये करना पड़ेगा। अगला प्रश्न है राष्ट्र निर्माण और सामाजिक भूमिका। विकसित भारत के लक्ष्य में मातृशक्ति परिवार और समाज के माध्यम से राष्ट्र निर्माण और सामाजिक समरसता में क्या भूमिका निभा सकती है? प्रश्न पूछा है ममता शर्मा जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी, प्राजक्ता विप्रदास जी, विजया भारती जी ने। तो जितनी पुरुषों की भूमिका है और जिस प्रकार की है, उतनी और उससे ज़्यादा कुछ महिलाओं की है। अपने समाज में तो 50% है, तो एक संख्या बल से ही वो जब तक आधा बल लगेगा नहीं, तब तक ये विकसित भारत का प्रश्न, ये स्वप्न पूरा नहीं होगा। तो उन सबको लगना है, और इसमें भूमिका यही हो सकती है संभाल की। कई बातें आती है, सामूहिक रूप से भी आती है, व्यक्तिगत रूप से भी आती है। उसका डीलिंग अगर समाज के अंदर की डीलिंग होने के कारण आत्मीयता के साथ हो, प्रेम से देखे और विचार करे, तो समस्याएं जल्दी समाप्त हो सकती है, अच्छी तरह निभ सकती है सारी बात। और ये स्वभावतः करने की क्षमता महिलाओं की ज़्यादा रहेगी, तो उनकी बहुत अहम भूमिका रहेगी। अब उसका डिटेलिंग करना है तो शायद
जोशी जी जैसे वक्ता को बुलाकर आपको 2 दिन का सुनना पड़ेगा, तभी पता चलेगा। अभी थोड़े में नहीं, इतना ही बता सकता हूँ। अगला प्रश्न है परिवार संरचना और संबंध, संयुक्त परिवार कम होने और एकल। आखिरी प्रश्न है बदलते सामाजिक आर्थिक परिवेश में देर से विवाह, कम बच्चे और उपभोक्तावादी सोच के बीच नई पीढ़ी को पारिवारिक मूल्यों एवं राष्ट्रवादी सोच से कैसे जोड़ा जाए। प्रश्न पूछा है अदिति नारायणी जी, अंजू हांडा जी, ग्रेस जी, मुस्कान जी और पायल मांगो। देखिए, सोच बदलने की जो बात है ना, वो फिर से वही बात है। दूसरी जो सोच है अपनी सोच, उसके आधार पर जितना बन सकता है उतना यशस्वी और पूर्णतः सार्थक जीवन हम जी रहे हैं, ये नई पीढ़ी के सामने आना चाहिए। तो उसका परिणाम होता है नई पीढ़ी आप जो भटक रही है, इधर जा रही, ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनको प्रामाणिक उदाहरण नहीं मिलते, जहां मिलते वहां वो जीवन भी दे देते हैं समाज के लिए। कितने ही चिन्मय मिशन में, स्वामीनारायण में, गायत्री परिवार में कितने ही युवक आते और निकल भी जाते हैं। हमको प्रचारक मिलते हैं प्रतिवर्ष। ये आते कहाँ से है? कुछ उनकी प्रवृत्ति बनती है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि वो उदाहरण देखते हैं। और उदाहरण ऐसे नहीं होते। शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, भगत सिंह बहुत बड़े हैं। तो अपना समाज कहता है कि भगवान रामचंद्र बड़े सत्यवचनी थे, वो तो भगवान थे, उनके जैसा वही कर सकते हैं। हम तो सामान्य लोग हैं, इसलिए राम जन्म हो फिर से, लेकिन मेरे घर में न हो, ऐसे सामान्य लोग सोचते हैं। ये उदाहरण ऐसे नहीं रहते, ये उदाहरण उनके रोजमर्रा मिलने वाले लोगों के रहते हैं। और वो अपने से बड़े दूर है, श्रेष्ठ ऐसा नहीं रहता। 2 कदम आगे, 5 कदम आगे, ऐसा उनको लगता है। तो वो तो तैयार बैठा है अनुकरण करने की, हिम्मत करने के लिए। उसमें जज्बा इतना है कि वो तो अंधेरे में कूदने के लिए तैयार है, आग में कूदने के लिए तैयार है। लेकिन इसका जो आवाहन मिलना है, वहाँ पर उसको वो चित्र दिखना चाहिए, वो प्रामाणिकता मिलनी चाहिए, तो वो करेगा। सभी प्रश्न समाप्त हुए। हाँ, मैंने थोड़े में उत्तर दिए क्योंकि समय का तकाजा था। सभी उपस्थित मातृशक्तियों जो विभिन्न जगहों से आई हैं, जो हमारे अतिथि विशिष्टजन हैं और हमारे व्यासपीठ पर उपस्थित सभी अतिथियों का पूरा विश्व मांगल्य परिवार नतमस्तक होकर धन्यवाद ज्ञापित करता है, कृतज्ञता ज्ञापित करता है।